बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है डीएलएड फर्स्ट ईयर का इकाई नंबर 7 भाषा की संरचना। जैसा कि इसमें स्पष्ट है, भाषा की संरचना में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो हम देखते हैं। वाक्य के अंग को लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाक्य के अंग को लिखिए। उत्तर है इसका, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसमें वाक्य में जिसके बारे में कहा गया है वह उद्देश्य होता है। जिसके बारे में, है ना, किसके बारे में कहा गया, किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, किसी चीज के बारे में कहा गया है, तो वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे जैसे मोहन अफसर है, तो अफसर कौन है? मोहन। किसके बारे में कहा गया है? मोहन के बारे में कहा गया है। दूसरा जो बिंदु है इसका, विधेय। विधेय वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कहा गया है। उद्देश्य, जैसे कि मोहन का क्या उद्देश्य क्या है यहाँ पे? मोहन अफसर है, तो उद्देश्य क्या हुआ? अफसर। यानी कि वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कहा गया है। पहला तो वो था कि जिसके बारे में कहा गया है ना। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा गया है। और विधेय होता है वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कहा गया है। ठीक है ना। उद्देश्य कौन है? मोहन। और उसके बारे में क्या कहा, जो भी कहा गया है वह है विधेय। तो मोहन के बारे में क्या कहा गया है कि मोहन अफसर है, तो जो अफसर है वो है विधेय और उद्देश्य है मोहन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? उत्तर है, क्रिया का वह परिवर्तन जिसके द्वारा यह बोध हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। एक वाक्य होता है जिसमें हम देखते हैं कि उसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, ठीक है ना, और भाव कैसा है। जब हम वाक्य में सारी चीज देख लेते हैं तो उसमें अलग अलग अंतर कर पाते हैं कि कौन सा वाच्य इसमें छुपा हुआ है। तो जो वाच्य है वो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कृतवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रियाकर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर हो। किसकी प्रधानता हो? कर्ता प्रधान हो, यानी कि जो करने वाला है वो प्रधान हो, और क्रिया है जो कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर हो। जिससे यहाँ पे एग्जाम्पल है, मोहन खाना खाता है ना। तो प्रधान कौन है यहाँ पे? कर्ता। किसके बारे में बताया गया है? कि मोहन के बारे में। और उसके पीछे की जो क्रियाएं हैं उनको देखते हैं हम। कर्ता के लिंग, जैसे हमें किससे पता चल रहा है कि खाता है? खाता है से पता चल रहा है कि पुल्लिंग है। और मोहन खाना खाता है, तो क्या पता चल रहा है इससे कितने व्यक्ति है? एक, यानी कि एक वचन और पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि कर्ता प्रधान है और क्रियाकर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर है। ठीक है, कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर प्रयुक्त हो। कौन सी चीज? क्रिया, है ना। कृतवाच्य में कौन था प्रधान? कर्ता। और कर्मवाच्य में क्रिया प्रधान है। जैसे कि खाना मोहन के द्वारा खाया जाता है, तो यहाँ पर क्या प्रधानता है? कौन सी क्रिया हो गई? खाना, है ना। क्रिया कौन सी है? खाने की क्रिया है। और इसके अनुसार क्या चल रहा है? मोहन के द्वारा खाया जाता है, तो लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है, खाना मोहन के द्वारा खाया जाता है। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य में जिस वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध हो, है ना। किस चीज का बोध हो?
क्रिया या भाव की प्रधानता का। इसमें अधिकांश शब्द इसकी पहचान यही है भाववाच्य की, कि अधिकांश ऐसे शब्द आते हैं जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे ऐसा नहीं होता, ये या मैं ये नहीं कर पाता, है ना? इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें उसे भाववाच्य बोलते हैं और इसमें भाव की प्रधानता होती है। ठीक है? अगला है क्वेश्चन, सार्थकता के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो सार्थकता के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक तो वो होते हैं जिसमें इसकी कोई अर्थ निकलता हो शब्द का और उसका कोई मतलब हो और कुछ क्रिया होती हो या अर्थ निकलता हो। निरर्थक शब्द वो होते हैं जैसे खाना वाना, तो खाना तो शब्द सार्थक हो गया, लेकिन उसके साथ जो वाना शब्द जोड़ा है वो निरर्थक हो गया। ऐसे ही और शब्द होते हैं, अ, और शब्द होते हैं टपाटप, खटाखट, धड़ाधड़, ये इस तरह से जो शब्द होते हैं ये निरर्थक शब्द में आते हैं। जबकि इस टपाटप बोलने की जगह हम क्या बोलेंगे, टपका, तो वो सार्थक हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ये ऊटपटांग शब्द खटाखट ऐसे बोलते हैं तो ये खटखटाना से संबंधित है। खटाखट या जल्दी जल्दी, फटाफट, इस तरह से जो वर्ड होते हैं ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं और जिनका कोई अर्थ है, जो कोई क्रिया होती है, जैसे ये कार्य किया या चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जगना, ये जो भी शब्द हैं जिनका कोई मतलब निकल रहा हो वो तो होते हैं सार्थक, और जिनका कोई मतलब नहीं होता हो वो होते हैं निरर्थक। ठीक है? रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिसका खंडन न किया जा सके। जैसे हमारे पास एक शब्द है घर, अब यदि घर में से घ को अलग कर देंगे और र को अलग कर देंगे तो इसका कोई मतलब अलग से नहीं निकलेगा। ऐसे है बोतल, बोतल को भी अलग अलग कर देंगे तो ये बोतल बोतल शब्द से जो हमारे दिमाग में छवि बन रही है वो अलग अलग करने पे नहीं बन पाएगी। पुस्तक, यदि पुस्तक के भी टुकड़े कर देंगे शब्द के तो भी हमारे दिमाग में एक पुस्तक से नए कोई नया शब्द नहीं बनेगा। तो कोई ऐसा शब्द जिसका खंडन न किया जा सके, तो घर, बोतल, पुस्तक आदि अन्य शब्द हैं ऐसे। योग रूढ़, ऐसा शब्द जिससे किसी अन्य शब्द का बोध हो, जैसे लंबोदर, हमने क्या बोला है लंबोदर, लेकिन नाम लंबोदर सुनते ही हमारे दिमाग में क्या क्या बोध हुआ, गणेश का। चतुर्भुज, कौन थे चतुर्भुज, दशानन, दशानन से क्या पता चलता है, रावण का 10 है सिर जिसके, दशानन, है ना? इस तरीके से किसी अन्य शब्द का बोध हो रहा है हमें, है ना? लंबोदर शब्द तो क्या था हमारे पास लंबोदर, लेकिन उससे क्या बोध हुआ, गणेश का। ठीक है? तो ऐसे शब्द कहलाते हैं योग रूढ़। तीसरे नंबर पे आते हैं यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द में अन्य शब्द या उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ जाता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए रूप में लिया है पुस्तक धन आलय, तो यहाँ पे प्रत्यय जोड़ा गया है आलय। ऐसे ही विद्याधन आलय, विद्यालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, तो ये हमने कुछ शब्द जोड़ा है। या तो रूढ़ शब्द में क्या है, अन्य शब्द या उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ जाता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय की प्रधानता रहती है जिससे कोई नया शब्द बन जाता है। ठीक है? तो पुस्तक से तो पता चल रहा है कि सिर्फ एक किताब है, लेकिन जैसे उसमें आलय जोड़ दिया हमने तो पुस्तकालय यानी कि बहुत सारी किताबें रखने का कोई स्थान। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए।
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं तत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के बिल्कुल समान है, जैसे के जैसे लिए गए हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र, आम्र किसको बोल रहे हैं? आम को। और ग्रह, ग्रह का मतलब है घर, लेकिन यह शुद्ध संस्कृत शब्दों के अनुसार इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जहाँ पर संस्कृत के शब्द के समान प्रयोग करते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। उसके बाद है अर्ध तत्सम, यानी कि जैसे धर्म, कारज, करम, जो जो देशी भाषा में हम जिस तरीके से बोलते हैं, ये कुछ शब्द ऐसे कैसे ही लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है तद्भव, जो हमारी बोलचाल की भाषा में है। जैसे हिंदी बोलचाल की भाषा, यानी कि हम जो हिंदी में इन्हें भी यूज करते हैं। तद्भव, जैसे आम, अब आम जो हम आज बोल रहे हैं संस्कृत में इसे बोला जाता है आम्र, लेकिन हम जो हिंदी में बोलते हैं वो है आम। और ऐसे ही संस्कृत में बोलेंगे क्षेत्र, और हिंदी में तद्भव करेंगे इसका तो खेत हो जाएगा। यानी कि हमने हमारी सुविधा अनुसार आम्र को आम बना दिया, क्षेत्र को खेत बना दिया, दुग्ध को दूध बना दिया, और रात्रि को या निशा को रात बना दिया। ठीक है, तो आम, खेत, दूध, रात जो शब्द हमने हमारी सुविधा अनुसार हिंदी में जोड़े हैं वो तद्भव कहलाते हैं। उसके बाद है देशज। देशज वे शब्द होते हैं जो देशी तरीके से सामान, जो देशी तरीका होता है बोलने का देशी भाषाओं का, वो लिया गया है। जैसे डिबिया, खिचड़ी, गाड़ी, खिड़की, वो देशज शब्द होते हैं। उसके बाद है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द जो वो होते हैं जो हमने हमारी हिंदी भाषा से न लेकर कहीं अन्य भाषा से सामने आए हैं। जैसे स्कूल, स्कूल को इंग्लिश इंग्लिश का शब्द है ये स्कूल। कॉलेज, तो ऐसे हम इनको विद्यालय या महाविद्यालय नहीं बोल के क्या बोलते हैं? स्कूल, कॉलेज बोलते हैं, जो हमारी भाषा में शामिल हो चुके हैं। सिनेमा, बैंक, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा से हमारी भाषा में आए हैं। और कुछ शब्द हैं जिन्हें हम संकर शब्द भी ले कहते हैं। जैसे चौकीदार, चौकीदार, राजमहल, राजमहल। ठीक है, तो ये संकर शब्द है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। शब्दों के दो प्रकार के भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे संज्ञा में हम प्रयोग करते हैं राम, गंगा, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनमें संज्ञा के आधार पर प्रयोग किया जाता है वो होते हैं विकारी शब्द। सर्वनाम में जैसे मैं, हम, तुम। और विशेषण जो जिसमें किसी चीज की विशेषता बताई जाए, क्रिया यानी कि कोई क्रिया हो रही हो। ठीक है, अविकारी शब्द वे होते हैं जैसे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से हो? यहाँ, वहाँ, जहाँ। और एक है संबंध बताने वाले, जैसे के भीतर, के बाहर। इसमें क्या है, जिस शब्द, जिस सेंटेंस में भी के भीतर और के बाहर जैसे शब्द बीच में प्रयोग किए जाते हैं तो वो आपस में संबंध जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको संबंध वाले शब्द बताया गया है। समुच्चय बोधक, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु। जहां पर भी ये लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे शब्द आ जाते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और विस्मय बोधक, अरे वाह, जिसे हमें कोई आश्चर्य हो रहा है किसी बात को लेकर, वो विस्मय बोधक है। तो क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये कौन से हैं? अविकारी शब्द हैं। इसके बाद हम लेते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी वे होते हैं जिसका एक अर्थ हो, जैसे घड़ी। घड़ी बोलते से हमारे दिमाग में क्या आता है? एक ही घड़ी की
छवि आएगी। चूड़ी, चूड़ी मतलब एक चूड़ी, ठीक है? अनेकार्थी शब्द एक से ज़्यादा अर्थ हो, जैसे आम। अब हमने आम बोला शब्द, तो आम फल को भी आम कहते हैं और किसी साधारण सी ये तो आम बात है, हम बोलते हैं ना, यानी कि कोई सामान्य या साधारण सी बात है, तो उसके लिए भी हम आम शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ये गुरु, गुरु शब्द में एक शिक्षक के लिए भी प्रयोग किया गया है गुरु, और लेकिन कोई और ये तो हमारा भी गुरु है, यानी कि बड़ा है ना? और किसी बाहरी चीज के लिए भी हम गुरु शब्द यूज करते हैं, और जो श्रेष्ठ होता है उसके लिए भी, ये तो उसमें इस चीज का मास्टरपीस है या उसका गुरु है, तो है ना, उसके लिए भी, श्रेष्ठ चीज के लिए भी गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है समानार्थी, जैसे दीवा, दीवा बोला तो क्या अर्थ निकलता है? दिवस। रात बोला तो क्या निकलता है? रात्रि। और सूर्य, रवि। ये समान से शब्द है, इसलिए इनको समानार्थी बोलते हैं। विपरीतार्थी, जैसे रात दिन यही काम है उसके, तो लेकिन रात और दिन दोनों एक साथ प्रयोग किया गया है, और दोनों विपरीतार्थी है, न कि रात में भी रात और दिन, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है ना? तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। सुख, दुख, है ना? सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, तो ये एक दूसरे के विपरीत शब्द है। रात का विपरीतार्थी होता है दिन, और सुख का होता है दुख। जिनको सुख दुख तो जीवन में चलते ही रहते हैं। कहने का अर्थ कुछ भी है कि जीवन में कोई परिस्थितियां आती जाती रहती है, लेकिन ये जो शब्द है सुख और दुख एक दूसरे के विपरीतार्थी है। ठीक है, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।